हेलो गाइस, मेरा नाम नारायण है और एक काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं एक और वीडियो अ, आप लोगों के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश करी है। बहुत ही बेसिक चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, लाइक हम एक्टिव डायरेक्टरी ओवरव्यू के बारे में देखेंगे। तो उसमें इतने सारे पॉइंट्स मैंने लिए हैं, उनके बारे में हम बेसिक देखेंगे क्या है क्या नहीं इनको, क्योंकि अगर इंटरव्यू में अगर हम जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। बेसिक, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और वही देखेंगे इसमें हम वन बाय वन एक एक करके क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि इसमें से चार पांच क्वेश्चन तो पक्का आपको पूछने वाला ही है जो इंटरव्यू ले रहा है आपका। आई होप कि ये वीडियो एट द एंड आप लोगों को पसंद आएगा। और आप जो नीचे यूआरएल देख रहे हैं, यूआरएल को उस यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे सीसीएनए के और एमसीआईटी पे दोनों के वीडियोस हैं। तो हम मूव करते हैं। सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर आइडेंटिटी एंड एक्सेस क्या होता है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन क्या होता है, ऑथेंटिकेशन एक्सेस टोकन, और इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके इस वीडियो में देखेंगे। तो हम चलते हैं हमारे पहले ऑप्शन की ओर। जो हमारा पहला ऑप्शन है वो इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन। तो इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन एक वर्ड है, लेकिन ये कलेक्शन ऑफ टू वर्ड्स है। अगर हम इसको देखें तो और दोनों की अलग अलग मीनिंग है। इन्फॉर्मेशन को अगर हम सेपरेट देखें, वही चीज़ है कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कुछ भी मतलब कर सकते हो और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्फॉर्मेशन क्या, इन्फॉर्मेशन को हम क्या कंसिडर करेंगे? जानकारी। शुद्ध हिंदी में अगर हम बात करें तो इन्फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? जानकारी। या जो भी हमारा डेटा है, अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बात कर रहे हैं तो या हम उसको डेटा डेटा कंसिडर करते हैं, ठीक है। दूसरा है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? उसको उसको सुरक्षित रखना या उसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट करना। तो ये हो गया हमारा डेटा प्रोटेक्शन, उसको कह सकते हैं। या तो फिर हमारी जो जानकारी है उसको सुरक्षित रखना या उसको संभाल के रखना, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी होगी। सपोज अब हम देखेंगे उसको, इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग यूजर टू द इंफॉर्मेशन दे रिक्वायर्ड सिक्योरली। तो वही चीज़ है। सपोज यहाँ पे मेरा एक ये यूज़र है U1 और यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही है कि इस इंफॉर्मेशन को हम इस बंदे को कैसे सिक्योरली प्रोवाइड कर सके, इधर से इधर पे इस बंदे को, ताकि ये इन्फॉर्मेशन कोई दूसरा बंदा इसको एक्सेस ना कर सके, और एक्सेस ना करके एक्सेस करने के बाद अगर वो कर पाता है तो उसको मैनिपुलेट ना कर सके। तो हमारा मेन कंसेप्ट यही है कि इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट रहे और इसको चाहिए तो इसको जैसा चाहिए हम वैसा उसको प्रोवाइड कर सके। तो इसमें दूसरी चीज़ क्या होती है? आईडी है। आईडी को हम आइडेंटिटी एंड एक्सेस भी बोलते हैं। और तीसरी चीज़ होती है इसमें ट्रिपल ए। एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है, व्हाट इज़ ट्रिपल ए इन एक्टिव डायरेक्टरी? तो इसको हम ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग बोलते हैं। और वैसे ही एक नेक्स्ट चीज़ है इसमें CIA, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट ये है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस इन्फॉर्मेशन को सुरक्षित, जिस यूज़र को चाहिए उस हिसाब से हम इसको अवेलेबल कराएं, ठीक है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करेंगे। अब देखेंगे यहीं पे वही चीज़ लिखी हुई है, द जॉब ऑफ एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल, IT प्रोफेशनल जिसे कहते हैं, इज़ टू कनेक्ट यूज़र विद द इंफॉर्मेशन दे रिक्वायर टू गेट देयर जॉब डन। वही मैं अभी जो कह रहा था। सपोज ये मेरा HR का बंदा है, ठीक है। ये HR है और मेरे पास यहाँ पे HR का डेटा है, यहाँ पे IT का डेटा है, एडमिन का डेटा है। तो इस बंदे को सिर्फ क्या चाहिए? मेरे को HR का डेटा देना है। ये बंदा मेरा एडमिन का डेटा एक्सेस नहीं करना चाहिए और अकाउंट का डेटा एक्सेस नहीं करना चाहिए। तो ये मेरा मेन प्रायोरिटी है कि जिसको जो डेटा चाहिए वही डेटा उसको अवेलेबल कराना। अब यहाँ पे देखिए, दैट वुड बी प्रिटी इजी इफ वी डिडंट हैव टू वरी अबाउट अ टाइटल लिटिल थिंग कॉल्ड सिक्योरिटी। मतलब ये बहुत ही आसान है। अगर हम एज IT प्रोफेशनल काम कर रहे हैं और हमको एक वर्ड है उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बारे में अगर हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है तो वही वही चीज़ है। अगर हम कहें कि मेरा काम बड़ा आसान है या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में, तो हम बात करते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी की, ठीक है। बट अगर हम इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन की बात करें तो ये बहुत ही क्रिटिकल है, इसको सिक्योर करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अभी देखिए, बिकॉज यूजर रिक्वायर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस टू डिफरेंट क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन। वही मैंने बोला, कोई HR है, कोई एडमिन है, ठीक है, कोई अकाउंट है, कोई ट्रेनिंग है। तो इन सबको अलग अलग डेटा चाहिए होता है और सारा डेटा हम सबके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं।
we need to associate the correct user with the correct level of access information protection। तो वही कहने का मतलब है कि इसको एचआर को क्या देना है, अकाउंट को क्या देना है, कि इसको रीड की परमिशन देनी है, राइट की परमिशन देनी है। तो वो हमारा मेन काम होता है इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने का। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आईडीए। जो आईडीए होता है उसको आइडेंटिटी एंड एक्सेस, यूजर एंड अदर सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स विच में इंक्लूड। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यूजर्स हो या चाहे अदर सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स हो, ठीक है, विच में इंक्लूड, उसमें कंप्यूटर्स भी आ सकते हैं, सर्विसेज भी आ सकती हैं, एंड ग्रुप आर नेम्ड एज आइडेंटिटी, और इनको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो हमारे पास अगर हम कोई सर्विस लगा रहे हैं या कोई कंप्यूटर ऐड कर रहे हैं डोमेन में, या कोई यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, कोई ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको हम क्या क्या बोलते हैं, अकाउंट्स बोलते हैं। दैट आर गिवन एक्सेस, एक्सेस को परमिशन भी बोलते हैं, टू इंफॉर्मेशन रिसोर्स और सिस्टम्स। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास कुछ कंप्यूटर्स है या कुछ ग्रुप है, तो उनको हम किस तरीके की एक्सेस दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। तो यूजर्स प्रोवाइड यूजर नेम एंड पासवर्ड दैट आर ऑथेंटिकेटेड व्हेन देयर क्रेडेंशियल आर वैलिडेटेड। तो अभी नेक्स्ट इसी वीडियो में बताऊंगा मैं ये कैसे वैलिडेट होता है, कैसे क्या होता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन क्या है, इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे हम। यूजर प्रोवाइड यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो अभी क्या हो रहा है, सपोज मैं एक डोमेन यूजर हूँ, या तो मेरे सिस्टम में मैंने एक पासवर्ड लगाया है, तो मुझे उसमें लॉगिन करने के लिए क्या होगा, मेरा यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। तो और दैट आर ऑथेंटिकेटेड व्हेन दे, ठीक है। अब यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे हमारे सिस्टम में, तो वो क्या होना चाहिए, वैलिडेट होना चाहिए। सपोज मेरे पासवर्ड है 1 2 3 1 2 3 तो मैं 1 2 3 डालूंगा, तभी मुझे क्या कहते हैं, मेरे सिस्टम का एक्सेस मिलेगा। और उसी तरीके से सपोज अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर डोमेन की बात करें, या मेरा यहाँ फाइल सर्वर है, तो वैसे ही यहाँ पे रहेगा कि इस यूज़र को सपोज यहाँ पे U1 है, तो मेरे पास यहाँ कुछ डेटा रखा है, तो इसको मैंने क्या एक्सेस दिया है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे परमिशन सेट करूँगा, उसको क्या है क्या नहीं। तो उसके बाद में ये यूज़र अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालेगा उसको एक्सेस करने के लिए, वो वैलिडेट होगा, उसके बाद में ये यूज़र उसको एक्सेस कर पाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, यूजर्स आर गिवन परमिशन टू रिसोर्सेज। तो हम इस रिसोर्स पे परमिशन लगा सकते हैं, ठीक है। दैट आर यूज टू ऑथराइज एक्सेस रिक्वेस्ट। मतलब सिंपल सा अगर मैं इसी को यहाँ पे आपको दिखाऊं, इसको मैं क्लोज करता हूँ। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज हम यहाँ पे कुछ मैं नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ, तो अब मैं इसके ऊपर जाता हूँ। सपोज मैंने इस पर शेयरिंग के इसको शेयर कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेंगे कि इसको एवरीवन को मैंने कर दिया, डन। अब मैं जाऊँगा इसमें एडवांस शेयरिंग में, और इसको शेयर फोल्डर कर दिया, परमिशन। अभी मैंने यहाँ पे एवरीवन है। सपोज मैं यहाँ पे एक और यूज़र ढूंढता हूँ, यहाँ पे फाइंड, सपोज मैंने एडमिनिस्ट्रेटर को ले लिया, ठीक है, ओके कर दिया, ओके कर दिया। तो इस तरीके से मैं इसमें इसको यहाँ पे परमिशन लगा सकता हूँ। सपोज इसको रीड की देना है, चेंज का देना है, फुल कंट्रोल देना है। अगर हम एवरीवन को देखें सॉरी एवरीवन को देखें तो रीड का है, तो इसको हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से परमिशन लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब है, सपोज अब इसको अगर शेयर करने के बाद में दूसरे सिस्टम से हम इसको सिस्टम का आईपी लेके, जो मेरा सिस्टम का आईपी रहेगा, इसको एक्सेस करेंगे, तो क्या कहते हैं, यहाँ पे आ रहा, देखिए ये यूजर्स करके एक ये कुछ तो दूसरा फोल्डर है। मैं ये कौन सा फोल्डर आ गया, ठीक है, इसको नहीं देखते हैं हम, अभी मैंने इसको शेयर नहीं किया है, तो इसको ले लेते हैं, ओके ओके। अब हम इसको एक्सेस करते हैं, तो क्या ये न्यू फोल्डर भी आना चाहिए, न्यू फोल्डर आ गया, ठीक है। तो अब मैं अभी सपोज इसको नेटवर्क में एक्सेस करूँगा, तो मैं जो जो परमिशन यहाँ पे लगाऊंगा मैं वही काम कर पाऊँगा। तो अभी के लिए हमारे पास उतना कुछ है नहीं है, जस्ट एग्जांपल देने के लिए मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसमें इतना था कि इस तरीके से हम लगा सकते हैं परमिशन। अब देखिए, एक्सेस इज मॉनिटर्ड प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो हमने जो एक्सेस परमिशन लगाई है उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं, उसी को हम अकाउंटिंग भी बोलते हैं और ऑडिटिंग भी बोलते हैं। इन सम डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटिंग इज स्प्लिट आउट एज अ सेपरेट ए फ्रॉम अकाउंटिंग लीडिंग टू एक्रोमनी एक्रोनिम। तो वही चीज़ है, इसको क्या है, अकाउंटिंग को फिर से उसमें हमने शुरू में देखा था तो उसको ट्रिपल लेते, लेकिन यहाँ पे फिर से इसको सेपरेट कर दिया है और इसको एक नाम दे दिया है। तो यहाँ पे क्या हो गया है
यहाँ पे अब ये 4A हो गया है, एक नाम और ऐड कर दिया है, ये वाला एक्रोनाइम। ठीक है, तो ये जो ट्रिपल ए था हमारा ये 4A हो गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा क्या है, अकाउंटिंग का काम, अकाउंटिंग हम लोग इसमें देख सकते हैं। हमारे पास में एक ऑप्शन होता है इवेंट व्यूअर करके। इवेंट व्यूअर पे अगर हम जाते हैं तो हमको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर हम देखेंगे, हम इसी सिस्टम में इवेंट, ये इवेंट व्यूअर है, तो हमको यहाँ पे सारी डिटेल मिल जाती है जो भी हमारे सिस्टम में होता है, डेटा एक्सेस या जितने भी सारे एक्टिविटीज़ होती हैं हम इसको यहाँ पे मॉनिटर कर पाते हैं। तो इतने सारे हम देख सकते हैं एप्लीकेशन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखा दिखा देता है। ठीक है, यहाँ पे ये सिक्योरिटी का ऑप्शन है, डिस्प्ले नहीं हो रहा इस तरीके से। ऑडिट एक्सेस हुआ तो हम यहाँ पे सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर कुछ एप्लीकेशन करा तो कुछ एरर रहा, कोई फेल हुआ, तो अभी यहाँ पे नहीं है एग्जैक्ट कोई एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। अगर कोई रॉन्ग फेलवर हुआ या कुछ भी हुआ तो हम यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, उसको ऑडिटिंग बोलता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो कहने का मतलब ये है, सपोज आपका कुछ डेटा है, आपका ही ईमेल आईडी ले लीजिए, आपका फेसबुक अकाउंट ले लीजिए। हम चाहते हैं कि उसको कोई एक्सेस ना कर सके, कोई इसको कुछ भी मैनिपुलेट ना कर सके। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, इंफॉर्मेशन इज प्रोटेक्टेड। तो वही चीज़ लिखी है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन इज प्रोटेक्टेड टू इंश्योर दैट इट इज़ नॉट डिस्क्लोज्ड। किसी को पता नहीं, आपका पासवर्ड सिक्योर रखते हैं आप। टू अनऑथराइज इंडिविजुअल, इसको कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं। सपोज आपका बैंक का पासवर्ड है तो आप किसी से शेयर नहीं करते, तो वो कॉन्फिडेंशियल है। इज नॉट मॉडिफाइड इनकरेक्टली, तो अगर आपका कुछ फेसबुक अकाउंट है या कुछ भी बैंक अकाउंट ले लीजिए, अब कुछ भी है, अगर उस डेटा को कुछ मॉडिफाई नहीं हुआ है तो उसको हम इंटीग्रिटी बोलते हैं, इंटेंशनली और एक्सीडेंटली। एंड इज अवेलेबल व्हेन नीडेड। अब हमारे को हमारा जो डेटा चाहिए हमको वो 24 घंटे अवेलेबल हो, उसको अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे CIA के और ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन अकाउंटिंग के। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिटी एंड एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये दो चीज़ें हैं, आइडेंटिटी एंड एक्सेस। तो अब देखेंगे हम एक एक चीज़ करके। एट द कोर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन देयर आर टू क्रिटिकल कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटी एंड एक्सेस। तो ये अगर हम इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें इतनी चीज़ होगी। एक्सेस, एक्सेस मतलब क्या होता है, ये रिसोर्स को अवेलेबल कराना है, या हम उसको कैसे निकाल पा रहे हैं, यूज़ कर पा रहे हैं, यूज़र को कितने राइट्स है। तो वही है यहाँ पे देखिए, आइडेंटिटी क्या होती है, यूज़र अकाउंट होता है। ठीक है, सेव्ड इन एंड आइडेंटिटी स्टोर, इसे एक ये जो हमारा रहता है ये एक डायरेक्टरी डेटाबेस होता है, उसमें स्टोर होता है। अभी नेक्स्ट इसी वीडियो में देखेंगे हम उसको डिटेल में। सिक्योरिटी प्रिंसिपल, सिक्योरिटी मतलब हमने इस डेटा पे क्या सिक्योरिटी लगाई है। माफ़ कीजिए, थोड़ा खांसी आ रहा है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, रिप्रेजेंटेड यूनिकली बाय द SID। तो ये SID क्या होता है अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। रिसोर्सेज मतलब वही शेयर फोल्डर जो मैं अभी कह रहा था कि हम जो हमारे पास डेटा उसको शेयर करते हैं, उसको शेयर फोल्डर रिसोर्सेज भी बोलते हैं। सिक्योर्ड विद डिस्क्रिप्टर, सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर अभी मैं बताऊंगा ये डिटेल में क्या है। डेकल, डेकल क्या होता है ये भी बताऊंगा। डिस्क्रिप्टर एक्सेस लिस्ट, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता है, जैसे ACL भी बोलते हैं। और ये हमारा एक्सेस कंट्रोल, ये ई का फुल फॉर्म नहीं आ रहा मुझे, इसे परमिशंस या इसे हम परमिशन भी कहते हैं, बट अभी डिटेल में मैं बताता हूँ। तो ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, वही चीज़ अब हम देखेंगे। इन अ सिक्योर्ड सिस्टम ईच यूजर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन आइडेंटिटी। मतलब सिंपल एक हर एक यूजर या हर एक सिस्टम की एक आइडेंटिटी होती है जिससे हम उसको पहचानते हैं। तो कंप्यूटर नाम होता है या IP एड्रेस होता है। ठीक है, इन विंडोज सिस्टम द आइडेंटिटी इज द यूजर अकाउंट। वही जो यूजर अकाउंट होता है उसको हम विंडोज के सिस्टम की बात करें तो आइडेंटिटी को हम यूजर अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, द काउंट फॉर वन और मोर यूजर आर मेंटेन इन आइडेंटिटी स्टोर, वही विच इज ऑल्सो नोन एट, मैंने अभी बताया था डायरेक्टरी डेटाबेस। अगर सपोज हमारे पास दो यूजर है,
इसी सिस्टम की अगर बात करूँ जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, अगर उसमें 4 यूज़र है या 2 यूज़र है, तो उनका क्या है, डायरेक्टरी बेस पे उनकी आइडेंटिटी स्टोर होगी, ठीक है। एंड आइडेंटिटी इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रिंसिपल इन विंडोज सिस्टम। तो आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी को हम पहचान बोलते हैं अगर हिंदी में अगर हम बात करें तो। उसको एक सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स आर यूनिकली आइडेंटिफाइड वाइड एट्रीब्यूट कॉल्ड सिक्योरिटी। जो मैंने अभी कहा था इस वीडियो में, जो एसआईडी है उसको हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी आइडेंटिफायर, एसआईडी, ठीक है। अभी जिसमें जो हमारे जो सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कहते हैं, उनके लिए एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स कॉल्ड सिक्योरिटी आइडेंटिफायर, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो हमारी आइडेंटिटी के सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स होते हैं उनको हम सिक्योरिटी आइडेंटिफायर बोलते हैं, जिनके द्वारा उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं उनको हम सिक्योरिटी आइडेंटिफायर बोलते हैं। ऑन अदर एंड ऑफ द सिस्टम इज द रिसोर्स टू विच रिसोर्स टू विच द यूजर रिक्वायर्स एक्सेस। मतलब इसको हम डिटेल में देखेंगे। द रिसोर्सेज इज सिक्योर्ड विद परमिशन। अभी सपोज ये जो रिसोर्सेज है हमारे पास में, इसी सिनेरियो की बात करें तो वो सिक्योर्ड होती है परमिशन के साथ, विद परमिशंस। एंड ईच परमिशन स्पेसिफाइज पेयरिंग ऑफ स्पेसिफिक लेवल ऑफ एक्सेस विद एन आइडेंटिटी। मैंने जो बोला था वही कि जो हम क्या एक्सेस लगा रहे हैं इस डेटा के ऊपर, इस शेयर फोल्डर के ऊपर, तो वो इसमें स्पेसिफाई रहती है, ठीक है। Windows resources including significant file and folder on NTFS volume are secured by security descriptor that contain a discretionary access control list, इसे डेकल बोलते हैं। मेरे से पूछा गया था जब मैंने पहले इंटरव्यू दिया था, व्हाट इज डेकल, तो उसको हम डिस्क्रिप्शनरी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बोलते हैं, डेकल, इन विच ईच परमिशन टेक्स द फॉर्म ऑफ एन एक्सेस कंट्रोल एंट्री, ACE, एक्सेस कंट्रोल एंट्री, ठीक है। तो एक डेकल होती है जिसको हम डिस्क्रिप्शनरी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बोलते हैं। इसमें ईच परमिशन होती है वो ACE के फॉर्म में होती है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन हमको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्या है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। अगर हम बहुत ही शॉर्टकट में इसको देखेंगे तो a user represent credential that are authenticated by using the information stored with the user's identity। मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मेरा नाम, मेरा यूजर नेम है test1 और मुझे पासवर्ड दिया है test8123, ठीक है। तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा। दूसरी चीज इसमें क्या है, रिसोर्सेज सिक्योर्ड विद एक्सेस लिस्ट। अभी मैंने बोला जो यहाँ पे जो डेकल है और ACE है, तो वो जो रिसोर्सेज है उसमें सिक्योर्ड रहेगी, ठीक है। ये बेसिक सिनेरियो है। द सिस्टम क्रिएट्स अ सिक्योरिटी टोकन। ये सिक्योरिटी अभी क्या होगा, अभी एक सिक्योरिटी टोकन क्रिएट हो रही है यहाँ पे। सिक्योरिटी टोकन को हम देखेंगे डिटेल में कैसे होती है। that represents the user with the user SID and all related group SID। सपोज अब हमारे पास क्या है, उस टोकन में क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी, उस यूजर को क्या परमिशन है, क्या पासवर्ड है और वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, उस टोकन में ये इन्फॉर्मेशन स्टोर रहेगी। द यूजर सिक्योरिटी टोकन इज कंपेयर्ड विद द ACL of the resource to authorize requested level of access। तो अब क्या हुआ, यहाँ से एक काम हुआ, इधर पे गया, दूसरा इधर हुआ, अब यहाँ पे आया। तो इसने एक टोकन आई इधर से इस रिसोर्सेस के पास में। अब यहाँ पे एक ACE, ACL, ACE है हमारे पास, ठीक है। ये वाले ACE, एक्सेस कंट्रोल एंट्री, तो वो कहाँ रहेगी हमारे पास, इस रिसोर्स, इस डेटा पे रहेगी। अब इधर से जो टोकन आई है वो चेक करेगा कि इसमें इसको कितने राइट्स है और क्या है, वो यहाँ पे चेक करके उस हिसाब से इस यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से इसको ऑथेंटिकेशन होता है। अब यहाँ पे और देखेंगे, देयर आर फ्यू कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट यूजर एंड रिसोर्स एक्सेस। व्हेन अ यूजर ट्राइज टू एक्सेस रिसोर्सेज ऑन अ लोकल और रिमोट सिस्टम, several procedures are initiated. As discussed earlier, it's all about mapping a user ID to the appropriate access list or resources। तो वही चीज़ है कि अगर हमारे पास नेटवर्क में कुछ डेटा है तो वहाँ पे अप्रोप्रिएट परमिशन हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा या लगाना पड़ेगा।
अब हम देखेंगे यहाँ पे ऑथेंटिकेशन, ठीक है, और डिटेल में। अभी इसको सिंपल सा बोले व्हाट इज ऑथेंटिकेशन, तो ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस दैट वेरीफाई द यूजर्स आइडेंटिटी, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे अपना क्रेडेंशियल सबमिट करता है, उसको वैलिडेट वेरीफाई करता है। तो सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट यही है कि ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस दैट वेरीफाई अ यूजर्स आइडेंटिटी। अभी यहाँ पे क्या होगा, क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स क्या होगा, एटलीस्ट टू कंपोनेंट होना चाहिए, एक यूजर नेम रहेगा, दूसरा पासवर्ड रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें सही होनी चाहिए जब भी उसको ऑथेंटिकेशन मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन होते हैं। अगर हम ऑथेंटिकेशन की बात करें तो एक होता है लोकल, दूसरा होता है रिमोट। तो लोकल का क्या होगा, इंटरैक्टिव भी बोलते हैं इसको। अगर हम सिस्टम, हमारे पास कोई डोमेन नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे सिंपल हम सिस्टम के सामने बैठे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, लोकल हो जाएगा। वैसे ही अगर हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी है, या ये मेरा एक सर्वर है, इस यहाँ पे एक यूज़र है और एक सिस्टम के सामने बैठा है, यूज़र अकाउंट यहाँ बना है, तो अगर वो इस तरीके से लॉगिन करेगा तो ये रिमोट हो जाएगा। या तो फिर एक और यूज़र है या एक और सिस्टम है, उसने रिमोट डेस्कटॉप लिया है, तो तो ये हमारा रिमोट ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। अगर हम इसकी बात करें तो ऑथेंटिकेशन फॉर द एक्सेस टू द रिसोर्सेज ऑन अदर कंप्यूटर, और यहाँ पे है ऑथेंटिकेशन फॉर लॉग ऑन टू द लोकल कंप्यूटर। तो ये दो तरीके का होता है। और देखेंगे इसको हम डिटेल में। ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग अ यूजर्स आइडेंटिटी, मतलब वही जो यूजर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए। द यूजर प्रोवाइड क्रेडेंशियल दैट कंटेन टू कंपोनेंट, अगेन वही चीज़ आ रही है, एक लॉग ऑन नेम और एक सीक्रेट जिसको हम पासवर्ड बोलते हैं, ठीक है। द सिस्टम वैलिडेट द एक्यूरेसी ऑफ द क्रेडेंशियल अगेंस्ट दोस स्टोर्ड एज अ पार्ट ऑफ आइडेंटिटी। तो दो जो हमारा सिस्टम है उसको वेरीफाई करेगा यूजर नेम और पासवर्ड सही है कि नहीं, और उसी हिसाब से उसको लॉग इन करने देना है या नहीं देना है, वो डिसाइड करेगा। दूसरी चीज़ वही चीज़ यहाँ पे है, लोकल और इंटरेक्टिव या फिर रिमोट, जो अभी मैंने पिछले साइड में बोला था, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे एक्सेस टोकन। एक्सेस टोकन अभी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस किया था, ये वाले में, ये यहाँ पे एक्सेस टोकन, तो उसी को हम देखेंगे उसकी क्या रोल है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सेस टोकन के अंदर क्या होती है, यूज़र एसआईडी होती है। यूज़र एसआईडी को बोलते हैं हम सिक्योरिटी आइडेंटिफायर। अब वो यूज़र किस ग्रुप का है उसकी इन्फॉर्मेशन रहेगी, उसको क्या राइट्स है, और अदर एक्सेस इन्फॉर्मेशन, उसको क्या राइट्स है, क्या नहीं है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो इस टोकन में वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। ये टोकन जनरेट होती है यूज़र के एंड से। सपोज यहाँ पे ये यूज़र वन है और ये एक सिस्टम के सामने बैठ के काम कर रहा है, तो यहाँ से जनरेट होगी और उसके अंदर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। अब देखेंगे यहाँ पे आफ्टर द ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अभी क्या हुआ, यहाँ पे हमारा ऑथेंटिकेशन हो गया, हमने यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड किया, दोनों सही आ गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन कब हुआ, क्योंकि ये सारी चीज़ें सही हुई। तो उसके बाद में क्या होगा, हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो पहले ऑथेंटिकेशन होगा, उसके बाद में ऑथराइजेशन मिलेगा। तो अभी तक हमने ऑथेंटिकेशन देखा है, अभी हम इसको नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रोसेस में क्या होने वाला है। आफ्टर यूज़र ऑथेंटिकेशन द लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटी, जिसे हम LSA बोलते हैं, लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटी, जनरेट्स सिक्योरिटी एक्सेस टोकन। वही जिसे टोकन की बात कर रहा था मैंने, अभी कहा कि ये सिस्टम है तो ये जनरेट करेगा, जिसे हम एक्सेस टोकन भी बोलते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स द यूजर टू द सिस्टम बाय कंट्रोलिंग द यूजर्स एसआईडी एंड ग्रुप। जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बोली है वही चीज़ें हैं, उसमें एसआईडी रहेगी, ये रहेगी, ये रहेगी, ये रहेगी, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब उसमें प्रिविलेजेस भी हैं कि उसको क्या राइट्स हैं, क्या नहीं है, तो ये इतनी सारी चीज़ें उसमें क्या करेंगे, उस टोकन में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी बात करते हैं, ये तो हम लोकल की बात करें। वैसे अब यहाँ पे देखिए, when the user connect to a server to access the shared file, remote or network logon, the server authenticate the users and generate an access token on the server that represent the user। ये तो हमारा क्या था, ये लोकल सिस्टम के सामने अगर हम बात कर रहे हैं, लोकल या इंटरेक्टिव ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास रिमोट आ गया दूसरे वाला, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो एक्टिव डायरेक्टरी रहेगा या डायरेक्टरी डेटाबेस रहेगा, वो यूजर्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगा। तो ये जनरेट करेगा क्या, एसआईडी उस यूज़र के लिए, तो उसमें उस एसआईडी में सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। द एक्सेस टोकन ऑन द सर्वर इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एक्सेस टोकन डेस्कटॉप। वही मैं कह रहा था, जो हमारे पास सर्वर में जो
टोकन रहेगी वो हमारे डेस्कटॉप से थोड़ा सा अलग रहेगी. एन एक्सेस टोकन इज नेवर ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क and the SLA of a Windows system would never accept the access token generated by another. मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. जो हमारे पास क्या रहेगा, जिस यूज़र के लिए जो चीज़ें हमने सपोज हमारे मेरे पास यहाँ पे एक सिस्टम ये है और एक सिस्टम ये है, ठीक है. इधर पे एक आदमी बैठा है, इधर पे दूसरा आदमी बैठा है. तो जो हमारे पास इससे जो टोकन जाएगी वही सर्वर इसको प्रोवाइड करेगा, इससे जाएगी उसको वही प्रोवाइड करेगा. ऐसा नहीं कि इस सिस्टम की टोकन यहाँ से चली गई, ऐसा क्रॉस नहीं हो सकता, ठीक है. तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे पास यहाँ पे. और दूसरा चीज़ क्या होता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि जो हमारे पास जो एक्सेस टोकन है वो नेटवर्क में कभी ट्रांसमिट नहीं होती है. वो तो या तो सर्वर पे ही रहेगी या तो फिर हमारे लोकल सिस्टम में रहेगी. तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास ये रिमोट ऑथेंटिकेशन पे. अब हम बात करेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर और ACL और ACEs की, ये चीज़ें क्या होती है. तो सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर में क्या होता है, SACL होती है, सैकल भी बोल सकते हैं आप, या फिर ये एक डैकल होता है. तो इस डैकल के अंदर दो चीज़ें होती है, ठीक है. अब इनको देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है. तो ये जो एक्सेस लिस्ट है उसके अंदर क्या होगा, तो हम इसको डिटेल में देखेंगे. अब देखिए यहाँ पे, द सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर ऑफ अ सिक्योर रिसोर्स सच एज फाइल और फोल्डर ऑन NTFS वॉल्यूम फुली डिस्क्राइब द सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसोर्सेज. कहने का मतलब ये है, ये एक शेयर फोल्डर है हमारे पास. तो हमारे पास जो रहेगा, हमारे पास जो सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर ऑफर सिक्योर रिसोर्स, तो ये सिक्योर रिसोर्सेज हमारी, तो वो उसकी क्या करेगा, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को, या उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब किस तरीके से कॉन्फ़िगर्ड है, उसको कंटेन करके रखेगा. उसकी इन्फॉर्मेशन उसमें रहेगी, ठीक है. द सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर कंटेन द डैकल विच कंटेन्स, अभी सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर रहेगा वो डैकल को कंटेन करेगा. अभी जो डैकल रहेगा वो डैकल क्या है, ACE इसको कंट्रोल करेगा, और इसको हम परमिशन भी बोलते हैं. ईच परमिशन इज of made up of a flag that indicate whether the access control entry is an allow or deny. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारे पास जो परमिशंस रहती हैं वो एक फ्लैग जैसे रहती है, और वो इंडिकेट करती है कि इसको हमने डिनाई का परमिशन दिया है या तो फिर अलाउ की परमिशन दिया है. अब यहाँ पे दो चीज़ थी, यहाँ पे देखिए क्या था, एक इस डेकल के अंदर ACE ट्रस्टी एक्सेस मार्क्स, एंड यहाँ पे ट्रस्टी एक्सेस मार्क्स, इन दोनों को देखेंगे हम, दोनों एक ही है, ओके. तो यहाँ पे जो हमारे पास है ट्रस्टी क्या रहेगा, यहाँ पे जो डेकल के अंदर है उसको देखेंगे हम, ठीक है. अ ट्रस्टी द SID ऑफ यूजर और ग्रुप, ये किसी यूजर का रहेगा या तो ग्रुप का रहेगा. एंड एन एक्सेस मार्क्स स्पेसिफाइंग अ लेवल ऑफ एक्सेस, तो जो रहेगा हमारे पास ट्रस्टी SID, वो क्या रहेगा, लेवल ऑफ एक्सेस को स्पेसिफाई करेगा. उसी तरीके से एक है सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर आल्सो कंटेन द सिक्योरिटी सिस्टम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जिसे हम सैकल भी बोल सकते हैं, विच कंटेन्स ऑडिटिंग सेटिंग एंड एट्रीब्यूट सच एज एन ऑब्जेक्ट ओनर. तो हमारे पास जो सैकल रहेगा, सिस्टम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, तो वो ये चीज़ें कंटेन करेगा. एट्रीब्यूट्स एंड सेटिंग्स जो ऑडिटिंग के लिए काम आएगा, और ये इस ऑब्जेक्ट का ओनर कौन है. तो ये सारी चीज़ें हैं इस सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज का के बारे में. अब हम देखेंगे, इतनी सारी चीज़ें थी किस तक की, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन. तो इतनी सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया है, वो डिस्कस किया है ऑथेंटिकेशन का. अब बात होती है यहाँ पे ऑथराइजेशन. ऑथराइजेशन अलग है, ऑथेंटिकेशन अलग है. तो ऑथराइजेशन क्या है, ऑथराइजेशन इज द प्रोसेस दैट डिटरमाइंस वेदर टू ग्रांट और डिनाई अ यूजर रिक्वेस्टेड लेवल ऑफ एक्सेस टू अ रिसोर्सेज. तो पहला क्या है, ऑथेंटिकेशन है यूजर नेम और पासवर्ड को वेरीफाई करना. उसके बाद में इतनी सारी चीज़ें होंगी बीच में जो हमने डिस्कस किया है, उसके बाद में उसको एक्सेस देना है या नहीं देना है, मतलब डिसाइड करता है ऑथराइजेशन के प्रोसेस कि इसको एक्सेस देना है या नहीं देना है. तो इसमें तीन चीज़ें हैं,
पहले में क्या था, यूज़र नेम था हमारा ऑथेंटिकेशन में और एक पासवर्ड था। यहाँ पे रिसोर्सेस हैं, एक्सेस रिक्वेस्ट है और सिक्योरिटी टोकन है। ठीक है, तो यूज़र टोकन में वही अभी यूज़र आईडी, ग्रुप आईडी और राइट्स, परमिशन ये रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से अब यहाँ पे एक एक्सेस रिक्वेस्ट हो गया और टोकन माफ कीजिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने अभी डिस्कस किया पिछली स्लाइड में, क्या है क्या नहीं। अब हम थोड़ा इसको मूव करेंगे। तो ऑथराइजेशन इज द प्रोसेस दैट डिटरमाइन, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि डिटरमाइन करेगा रिसोर्स को एक्सेस देना है या नहीं देना है। ठीक है, एन एक्सेस रिक्वेस्ट दैट इंडिकेट द रिसोर्स, the level of access and the security token representing the user is made. तो ये यहाँ पे क्या हुआ ऑथराइजेशन प्रोसेस में, अभी हमने देना है नहीं नहीं देना है, और जो हमारे पास जो एक्सेस रिक्वेस्ट रहेगी वो क्या इंडिकेट करती है, वो जो टोकन है वो किस किस यूज़र को रिप्रेजेंट कर रही है और किस यूज़र के लिए बना हुआ है। अब इसके बाद में क्या होगा, देन द सिक्योरिटी सब सिस्टम एग्जामाइन द एक्सेस लिस्ट, एक्सेस कंट्रोल लेवल ऑफ द रिसोर्स और या लिस्ट। ये अभी हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, इसको कह सकते हैं कि ये फर्स्ट है ऑथराइजेशन का, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, अब इसमें उनको फिर से वही होगा, एसआईडी को कंपेयर करेंगे, है ना, विद द एसआईडी इन द सिक्योरिटी टोकन। अब नेक्स्ट चीज़ है द फर्स्ट एक्सेस कंट्रोल एंट्री दैट मैच बोथ। अभी अभी हमारे पास में क्या होगा, the first ACE that match both an SID in the token and the desired type of access determine whether the user is allowed or denied access to the resources. If no match is found, access is denied. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अभी अभी रिसोर्सेज के पास में उस यूज़र के लिए जो चीज़ें लगी हुई है, परमिशन एंड ऑल, वो यहाँ पे जाके वेरीफाई होगा। अगर वो ऑथेंटिकेशन के बाद में, ठीक है, ऑथराइजेशन के लिए, तो अगर वो मैच हुई तो उसको एक्सेस मिलेगा, नहीं हुई तो उसको डिनाई का एरर आ जाएगा, यू आर नॉट ऑथराइज टू एक्सेस द डेटा और समथिंग समथिंग करके। तो ये प्रोसेस है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन में भी सारी चीज़ें फिर से एक बार वेरीफाई होगी, क्या परमिशन है क्या नहीं करके। तो ये था हमारा ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन। अब उसी तरीके से मैंने पहले भी डिस्कस किया कि स्टैंड अलोन वर्क ग्रुप या फिर हमारा जो लोकल है वो एक ऑथेंटिकेशन होता है, वही चीज़ यहीं पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा देखेंगे हम। तो अगर हम स्टैंड अलोन या वर्क ग्रुप या सिंगल सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या होता है, द आइडेंटिटी स्टोर इज द आइडेंटिटी का स्टोर है वो हमारे पास क्या होता है, सैम होता है एक। ठीक है, सैम डेटाबेस, उसमें जाके स्टोर होती है। इसमें नो शेयर्ड आइडेंटिटी शेयर नहीं होती है, और मल्टीपल यूज़र अकाउंट्स होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ पासवर्ड इज़ चैलेंजिंग, तो खैर ये तो खैर मैनेज हो जाता है, उतना वो नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारे पास स्टैंड अलोन में, और वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी होगी, एन स्टैंड अलोन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विंडोज ऑल्सो कॉल्ड वर्क ग्रुप। ठीक है, और ईच कंप्यूटर मेंटेन वन एंड ओनली वन ट्रस्टेड आइडेंटिटी स्टोर्ड, लोकल लिस्ट ऑफ यूज़र एंड ग्रुप स्टोर्ड इन रजिस्ट्री कॉल्ड सैम, जिसे हम सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर कहते हैं। अगर हमारे पास सिंगल सिस्टम है लोकल, या सपोज हमारे पास एक लैपटॉप है, उसमें जितना भी यूज़र है वो सारी जो हमारे पास यूज़र्स है या ग्रुप है उनको इन द रजिस्ट्री में इंस्टॉल करके रखता है, जिसको हम सैम बोलते हैं, सैम डेटाबेस। अनलाइकली ऑथेंटिकेशन इन डोमेन विच इज सेंट्रलाइज इन अ वर्क ग्रुप, देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑथेंटिकेशन सिस्टम बिकॉज ईच कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन सैम। तो यहाँ पे क्या है, और हमारे पास अगर हम डोमेन की बात करें तो यहाँ पे हर एक कंप्यूटर की एक ओन जो रहेगा हमारे पास, सेंट्रलाइज रहेगा सारी सारी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन, बिकॉज यहाँ पे हर एक सिस्टम जो भी कनेक्ट होंगे उनका एक सेपरेट सैम रहेगा। Because Windows system are secure, a user cannot even log on to a computer without user account। ठीक है, तो वही चीज़ है, अगर उसको लॉगिन करना है तो बगैर यूज़र अकाउंट के वो जो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी में या डोमेन में होना तभी वो लॉगिन कर पाएगा। द यूज़र मस्ट रिप्रेजेंट credential that are validated against the identity in the SAM। वही है जो हम यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी में,
वो स्टोर रहेगा हमारे कहाँ पे, सर्वर पे, एडी पे, और वही यूज़र नेम पासवर्ड यूज़र को प्रोवाइड करना पड़ेगा कि इस सैम या इस यूज़र के लिए ये है, तब जाके उसको ऑथेंटिकेशन मिलेगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी होगी, आफ्टर अ यूज़र हैज़ बीन ऑथेंटिकेटेड एंड ऑथराइज्ड फॉर द लोकल लॉग ऑन द विंडोज एक्सप्लोरर प्रोसेस इज लॉन्च्ड विच जनरेट्स द फेमिलियर विंडोज डेस्कटॉप। मतलब डोमेन की बात करें या तो लोकल सिस्टम की बात करें, जब तक यूज़र नेम पासवर्ड हम प्रोवाइड नहीं करेंगे प्रॉपरली हम लॉगिन नहीं कर पाएंगे। जैसे ही हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्रॉपरली जो सही है वो प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को, और उसका लॉग ऑन स्क्रीन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन्स ट्रस्टेड आइडेंटिटी स्टोर। तो इसमें क्या है, सेंट्रलाइज्ड होता है, सेंट्रलाइज आइडेंटिटी स्टोर ट्रस्टेड बाय ऑल डोमेन मेंबर्स। तो ये एक बेसिक चीज़ है इसके बारे में। सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन सर्विस, इसको एक जगह से ऑथेंटिकेशन सर्विस मिलेगी। hosted by a server performing the role of active directory domain सर्विस या डोमेन कंट्रोलर जिसे बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन का हमारा ADDS या सर्वर प्रोवाइड करेगा, इसको यहाँ पे हम देखेंगे अब डिटेल में। द मैनेजमेंट ऑफ द सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड द मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑफ पर ग्रुप आर सॉल्व्ड बाय centralizing the identity store so that there is only one identity account is required for any one user। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सपोज अगर आपको चैलेंजिंग लग रहा है एक सिस्टम को मैनेज करना, वहाँ पे ढेर सारे यूज़र हैं, तो उसको क्या कहते हैं, रिजॉल्व किया उस प्रॉब्लम को किसकी हेल्प से, एक्टिव डायरेक्टरी की हेल्प से। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। सपोज एक यूज़र को उस सिस्टम में लॉग ऑन कराना है तो हम एक यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। दिस यूनिट ऑफ ट्रस्टेड आइडेंटिटी इज क्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। मतलब वही चीज़ है, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी को इंट्रोड्यूस करवाया इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। अब एक्टिव डायरेक्टरी में होता क्या है, एन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन प्रोवाइड्स अ सेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी स्टोर ट्रस्टेड बाय ऑल डोमेन मेंबर्स। तो वही है, सपोज इधर पे 10 है मेरा, ये मेरा सर्वर है, इधर U1 है, U2 है, इधर U3 है, ढेर सारे 100 यूज़र हैं। तो वो क्या रहेगा, जो डोमेन जो वो है मेरा ट्रस्टेड रहेगा सारे के सारे मेंबर के लिए। ऑल कंप्यूटर दैट हैव अकाउंट इन द डोमेन, अ डोमेन आल्सो प्रोवाइड द सेंट्रलाइज्ड ऑथेंटिकेशन सर्विस, बोथ द आइडेंटिटी इज स्टोर्ड and the authentication service along with a number of other component that other component and services are hosted on the server performing the role of domain controller। तो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में। डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें छोटी छोटी चीज़ें ले रखी है, एक और वीडियो प्रिपेयर करूँगा मैं इसके बाद में। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको एक सिंपल से सिस्टम को अगर मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको 10 यूज़र यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली तो हम क्या है उसके लिए उस तरीके से एक्टिव डायरेक्टरी को यूज़ कर सकते हैं। तो उस वक्त हमें सिक्योरिटी मिलेगी, और बहुत सारी जो डोमेन कंट्रोलर है वो बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हम एक्टिव डायरेक्टरी आइडेंटिटी एंड एक्सेस। एंड आइडेंटिटी एंड एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर शुड, अगर हमारे पास हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी एंड एक्सेस, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर्स ग्रुप कंप्यूटर एंड अदर आइडेंटिटीज़। तो ये सारी क्या होती है, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन मतलब इतनी चीज़ें होनी चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन स्टोर होना चाहिए इन सब के बारे में। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेट एंड आइडेंटिटी, तो इसमें क्या है, कर्वरस ऑथेंटिकेशन यूज्ड, या सपोज हमारे पास इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हो रहे हैं तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक कर्वरस ऑथेंटिकेशन होता है एक्टिव डायरेक्टरी में, जिसे हम जो कि हमको क्या करता है, यूज इन एक्टिव डायरेक्टरी प्रोवाइड सिंगल साइन ऑन, यूज़र आर ऑथेंटिकेटेड ओनली वंस। मतलब सपोज एक बार ही हमको सिस्टम में लॉगिन करना होता है, दिन भर अगर काम करना है तो एक बार आपने लॉगिन कर लिया बस, तो उसको हम सिंगल साइन ऑन बोलते हैं। कंट्रोल एक्सेस होना चाहिए, प्रोवाइड एंड ऑडिट ट्रायल होना चाहिए। तो ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है IDA की। वो चीज़ यहाँ पे देखेंगे हम थोड़ा सा और डिटेल में। तो वही चीज़ है, थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है, स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट यूज़र ग्रुप कंप्यूटर एंड आइडेंटिटी, और वही चीज़ है यू हैव लर्न जस्ट नाउ, मैंने बोला है। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल यूज़र विल ओपन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अ शेयर्ड फोल्डर, ओके,
ऑन अ सर्वर। सपोज हमारे पास एक सर्वर रखा है, यहाँ पे कुछ यहाँ डेटा है, अब यहाँ पे एक यूज़र बैठा है कंप्यूटर के सामने, उसने एक डॉक्यूमेंट को ओपन किया। You know that the document will be secured with permission on an ACL, तो उस पर हमने ACL लगाया है तो वो secured रहेगा। Access to the document is managed by the security subsystem of the server, which compare the identity of the user with the क्या लिखा है, with the identities on ACL to determine whether the user request for access will be granted or denied। तो वही है, फिर से यहाँ पे क्या होगा, उसको वेरिफिकेशन होगा, चेक करेंगे उसको परमिशन देनी है नहीं देनी है। नेक्स्ट चीज़ क्या होगी यहाँ पे, ऑथेंटिकेट एंड इंटीग्रिटी। तो ये या जो ऊपर मैंने डिस्कस किया वो हमारा ये वाला था, इंफॉर्मेशन यूज़र का होना चाहिए करके। दूसरा है ऑथेंटिकेट एंड आइडेंटिटी। द सर्वर विल गॉट server will not grant access to the user unless the server verifies that अभी प्रोसेस फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। पहला हो गया, उसने अपना प्रोवाइड कर दिया, अब उसको वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। सर्वर विल नॉट ग्रांट एक्सेस टू द यूजर अनलेस द सर्वर वेरीफाई दैट द आइडेंटिटी रिप्रेजेंटेड इन द एक्सेस रिक्वेस्ट इज वैलिड। तो जो रिक्वेस्ट आ रही है वो वैलिड होनी चाहिए। टू वैलिडेट द आइडेंटिटी द यूजर प्रोवाइड द सीक्रेट नोन ओनली टू द यूजर एंड द आईडी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जब तक उसमें फिर से सपोज अब मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, सपोज मेरे पास एक कुछ शेयर फोल्डर है, तो मुझे यहाँ पे फिर से उस यूज़र नेम पासवर्ड मुझको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी मैं उसको एक्सेस कर पाऊँगा, ठीक है। अगर मैंने गलत यूज़र नेम पासवर्ड डाला तो एक्सेस ही नहीं कर पाऊँगा। Those secrets are compared with the information in the identity stored in a process called authentication। तो ये authentication हमने देखा है पहले भी क्या है क्या नहीं। अब नेक्स्ट चीज़ क्या होगा, यहाँ पे एक Kerberos प्रोटोकॉल यूज़ होता है। In an Active Directory domain, a protocol called Kerberos is used to authenticate identities। तो जो Active Directory है इस प्रोटोकॉल को यूज़ करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, what is Kerberos and what is the functionality of Kerberos in Active Directory domain। So when a user or a computer logs on to the domain, Kerberos authenticates the credential and issues an information package called ticket granting ticket। अभी क्या हुआ है, जो ऑथेंटिकेशन के लिए Kerberos यूज होता है वो क्रेडेंशियल्स को ऑथेंटिकेट करेगा और एक पैकेज को जनरेट करता है जिसको हम TGT बोलते हैं, TGT टिकट ग्रांटिंग टिकट। Before the user connect to the server to request the document, a Kerberos request is sent to the domain controller along with the TGT that serves identify serves to identify the authenticated users। तो अभी क्या है, सपोज ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये यहाँ पे यूज़र है, तो यहाँ से जो रिक्वेस्ट आई है, तो अब यहाँ इसी में मेरा अभी प्रोसेस की बात करें अपन, या यहाँ पे प्रोसेस की बात करें, या एग्जांपल एक और सर्वर ले लिया मैंने, ये मेरा फाइल सर्वर है, यहाँ पे एक्सेस करना है। तो ये क्या है, ये एक्टिव डायरेक्टरी है, ये रिक्वेस्ट आएगी यहाँ पे Kerberos उसको ऑथेंटिकेट करेगा, एक अपना TGT भी वहाँ पे जनरेट करेगा, अब इसको यहाँ भेजेगा दोनों इन्फॉर्मेशन के साथ में, वो यहाँ पे लिखा है। द डोमेन कंट्रोलर यूजेस issues the user another package called। अब जो हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी है ये वाली ये सारी एक्टिविटी यहाँ यहीं पे होगी, ठीक है। अब वो भी अब एक और वहाँ पे जनरेट करेगी, जिसे हम कहते हैं सर्विस टिकट दैट आइडेंटिफाइज दैट द ऑथेंटिकेटेड यूजर टू द सर्वर। अभी यहीं पे एक और जनरेट हो रहा है, उसको हम सर्विस टिकट बोलते हैं, ठीक है। authenticated user to the server, the user presents the service ticket to the server which accept the service ticket as proof that the user has been authenticated। तो यहाँ पे Kerberos एक टिकट जनरेट करेगा, एक सर्विस टिकट हमारा जो हमारा सर्वर है वो भी जनरेट करेगा। उसके बाद में कंट्रोल एक्सेस। अब कंट्रोल एक्सेस में क्या हो रहा है, the IDE infrastructure is responsible for protecting confidential information such as the information stored in document। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है कि इन्फॉर्मेशन को उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी और उसको प्रोटेक्ट करना।
एक्सेस टू द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मस्ट बी मैनेज अकॉर्डिंग टू द एंटरप्राइज पॉलिसी। तो हमारे पास कुछ पॉलिसी होनी चाहिए कि हम किसको क्या एक्सेस दे सकते हैं, किसको कौन सा डेटा का हम राइट्स दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते। तो वो हमारा जो टीम होता है वो डिसाइड करता है, जिसे आईपीसी या इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी बोलते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना होता है। अब यहाँ पे क्या है, प्रोवाइड एन ऑडिट ट्रायल एन एंटरप्राइज मे वांट टू मॉनिटर चेंजेस टू द टू and activities within the ID infrastructure, so it must provide a mechanism to manage the auditing। मतलब सपोज हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी है तो उसमें हमको ईयरली या 6 मंथ या 1 मंथ में सारी चीज़ें क्या हो रही क्या नहीं हो रही उसकी रिपोर्ट हमको जनरेट करनी चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमने यहाँ तक डिस्कस करी है। अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे हम एक्टिव डायरेक्टरी IDA सर्विसेज। तो हमारे पास जो हमारे एक्टिव डायरेक्टरी है आइडेंटिटी एंड एक्सेस, वो हमको कुछ ये 4 सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पहली है लाइट एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विस, जिसे हम ADLDS बोलते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस, एक्टिव डायरेक्टरी राइट्स मैनेजमेंट सर्विस, एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विस। तो हम एक एक करके देखेंगे, छोटी छोटी बेसिक चीज़ें यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो ईच ऑफ दीज सर्विसेज प्ले अ रोल इन एक्सटेंडिंग IDA टू सपोर्ट मोर कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन एंड सिनेरियो। तो अभी हमारे पास ये डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हमको बहुत बड़ा सिंपल सा है, हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी हमको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डिपेंड करती है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये सबके अलग अलग रोल है, एज रिक्वायर्ड हम उनको कॉन्फ़िगर करके हमारा काम आसान कर सकते हैं या उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे ADLDS। ADLDS में क्या होता है? ADLDS इज essentially a standalone version of Active Directory that application access by using lightweight directory access protocol। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो हमारे क्या है, स्टैंड अलोन वर्जन है एक्टिव डायरेक्टरी जो एप्लीकेशन एक्सेस करती है LDAP प्रोटोकॉल को यूज़ करके। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, व्हाट इज LDAP और व्हाट इज ADLDS। LDS एक स्टैंड अलोन वर्जन है एक्टिव डायरेक्टरी जो को LDAP प्रोटोकॉल को यूज़ करती है, ठीक है, एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए। अब देखेंगे हम नेक्स्ट चीज़ के बारे में। एक हो गया एक्टिव डायरेक्टरी लाइटवेट सर्विस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ द एक्टिव डायरेक्टरी एप्लीकेशन मोड। तो जो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी एप्लीकेशन मोड था उसका रिप्लेसमेंट है। ठीक है, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। द नेम ऑफ द प्रीवियस वर्जन ऑफ द टूल indicates its purpose। ADLDS is designed to provide support for directory enabled applications। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये अगर आप MCITP का एग्जाम दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन आता है उसमें। It can be used for application that required a directory store but do not require the type of infrastructure provided by the Active Directory domain। सपोज हमारे पास कुछ एप्लीकेशन है जिनको डायरेक्टरी स्टोर की ज़रूरत होती है बट उतनी बड़ी नहीं जितनी कि हमको एक्टिव डायरेक्टरी प्रोवाइड करती है। तो उस कंडीशन में हम ADLDS को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये रिप्लेसमेंट है एक्टिव डायरेक्टरी एप्लीकेशन मोड का। दूसरा चीज़ है each instance of Active Directory can have its own schema, configuration and application partition। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमारे पास हमने ADLDS कॉन्फ़िगर करे तो उसका खुद का एक ओन स्कीमा होगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा और एप्लीकेशन पार्टीशन। दिस अलाउस यू टू क्रिएट अ हाईली कस्टमाइज्ड सिक्योरिटी डायरेक्टरी स्टोर विदाउट अफेक्टिंग योर प्रोडक्शन ID इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ऑन ADDS। तो हम ये क्या कर सकते हैं, दूसरा है हमारे पास अगर एक्टिव डायरेक्टरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बगैर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किए या बगैर कुछ चेंजेस किए भी हम ADLDS को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ADLDS कैन बी कॉन्फ़िगर्ड इन अ डोमेन और नॉन डोमेन एनवायरनमेंट। तो एक और चीज़ है, इसके लिए डोमेन की जरूरत नहीं होती है एंड इट इज़ इवन पॉसिबल टू रन मल्टीपल इंस्टेंस ऑन अ सिंगल सिस्टम। तो एक सिंगल सिस्टम में हम मल्टीपल इंस्टेंस को भी रन कर सकते हैं, ईच with its own unique LDAP and secure socket layer port to ensure secure connection with each instance। तो ये सिक्योरिटी के लिए हम यहाँ पे SSL सेपरेटली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, ADLDS के बारे में हमको पता होना चाहिए। वैसे ही हम नेक्स्ट चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है ADCS। तो ADCS क्या है? एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है, हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे यहाँ पे।
ADCS extends the concept of trust so that the user, computer, organization or service can prove its identity outside or inside the border of your Active Directory फॉरेस्ट. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है. वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, ट्रस्ट को मेंटेन करके रखता है. ठीक है, यहाँ पे सर्टिफिकेट हम इशू कर सकते हैं. क्या कहें, एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं. एक सर्टिफिकेट का ही एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, मैंने बनाया था उसको, कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. ठीक है, तो हम इसमें बेसिक चीज़ें देख रहे हैं अभी. सर्टिफिकेट आर इशूड फ्रॉम अ सर्टिफिकेट अथॉरिटी. तो इसमें एक सर्टिफिकेट सीए सर्टिफिकेट अथॉरिटी रहती है, वो इशू करती है. व्हेन अ यूजर, कंप्यूटर और सर्विस यूजेस अ सर्टिफिकेट टू प्रूव इट्स आइडेंटिटी, तो द क्लाइंट इन द ट्रांजेक्शन मस्ट ट्रस्ट द इशूइंग सीए. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. हमारे पास ये यहाँ पे एक सीए है और यहाँ पे एक यूज़र है. तो अगर ये इस यूज़र को हमने कुछ सर्टिफिकेट दिया है, अब ये इसको लॉग ऑन करना चाहे तो ये इससे इसको ट्रस्ट करना चाहिए कि ये वही बंदा है या वही कंप्यूटर है या वही यूज़र है. ठीक है. The certificate can be used for numerous purposes in an enterprise network, including the creation of secure channels such as SSL. Example mentioned in the Active Directory, ADL, ADLDS. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमको कुछ सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन चैनल कॉन्फ़िगर करना है तो हम यहाँ पे सर्टिफिकेट का यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे बोला था ना, ये SSL ADLDS में क्रिएट करने के लिए. एडिशनली द सर्टिफिकेट कैन बी यूज फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. VPN को भी कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, वायरलेस सिक्योरिटी के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, सच एज स्मार्ट कार्ड लॉग ऑन के लिए. तो ये जस्ट बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ मैं. आप मेरा वीडियो देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा ये कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं. वीडियो मैंने पहले ही बना के अपलोड कर दिया है. ADCS provide technology and tools that help create and manage public infrastructure, जिसको हम PKI भी बोलते हैं. ठीक है. Although ADCS can be run on a standalone server, it is much more common and much more powerful to run ADCS integrated with ADDS, which can act as a certificate stored and provide the framework to manage द लाइफ टाइम ऑफ द सर्टिफिकेट हाउ दे आर ऑब्टेन. एंड तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि हम एक्टिव डायरेक्टरी को स्टैंड अलोन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और सर्वर में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. एंटरप्राइज दो तरीके से होते हैं, मैंने वीडियो में बताया है कैसे हम सर्विस सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करना है, रिन्यू करना है, रिवोक करना है. तो वो सारी चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं. तो आप मेरे वीडियो देख के वहाँ से सीख सकते हैं ये सारी चीज़ें. वैसे ही नेक्स्ट सर्विस है हमारे पास ADRMS. ADRMS होती है एक्टिव डायरेक्टरी राइट्स मैनेजमेंट सर्विस. तो इसमें क्या है, ADRMS creates a framework with which you can ensure the integrity of information both within and outside your organization. तो इंटीग्रिटी के लिए मैंने अभी आपको बताया था शुरू की स्लाइड में क्या होता है. ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम हमारा इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में और या फिर हमारा आउटसाइड हमारे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी क्रॉस कम्युनिकेशन है, तो उस वक्त हमारे इन्फॉर्मेशन को हम सिक्योर करने के लिए ADRMS को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. उसमें वही आएगा, फिर से एक्सेस लिस्ट आएंगी, सारी चीज़ें. देखें हम फॉर एग्जांपल यूज़र में भी गिवन द रीड परमिशन ऑफ टू द डॉक्यूमेंट. एक हमने एक यूज़र को क्या दिया है, रीड का परमिशन दिया है. हाउएवर देयर इज नथिंग टू प्रिवेंट दैट यूज़र फ्रॉम परफॉर्मिंग एनी नंबर ऑफ एक्शन आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट इज ओपन. तो हमने उसको क्या कहते हैं, हम उस यूज़र ने अगर उसको एक्सेस कर लिया तो वो मल्टीपल उसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं. द यूज़र कैन मेक चेंजेस टू द डॉक्यूमेंट एंड सेव इट in any location, print the document or forward the document by email to user who otherwise does not have the read permission to the document. ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे. अगर हमने यहाँ पे क्या परमिशन लगाई है उस हिसाब से वो काम कर पाएगा. सपोज मेरा ये A ऑर्गेनाइजेशन है, ये B ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसके साथ कुछ भी कर सकता है. ठीक है, तो अगर इसमें हमने परमिशन नहीं लगाई है तो इस डॉक्यूमेंट में, बट अगर उसमें हमने परमिशन लगाई है तो जितना परमिशन लगाया है ये B ऑर्गेनाइजेशन का बंदा उतना ही काम कर सकता है. अगर परमिशन नहीं है तो वो किसी को भी भेज सकता है, उसको एडिट कर सकता है, ये कर सकता है, डिलीट कर सकता है. तो इसको हम ADRMS बोलते हैं. वैसे ही एक और है ADFS, इसको हम फेडरेशन सर्विस बोलते हैं. ADFS allows an organization to extend the authority of the directory service for authenticating user across multiple organization platform.
एंड नेटवर्क इन्वायरमेंट। वही कहने का मतलब है, अब सपोज हमारे पास फेडरेशन की बात कर रहे हैं हम, ये मेरा ए ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये बी हो गया, इधर ये सी, ये तीनों अलग अलग कंपनी है, तो इनके बीच में कुछ मेरा तीनों के साथ में कम्युनिकेशन है, इसका भी। तो उस वक्त क्या होता है, फिर से हम अथॉरिटी, अब हमारे पास में, अब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, क्या एक्सेस कर सकते हैं, वो हम इसके थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखें, द ट्रेडिशनल विंडोज डोमेन ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट एंड ट्रस्ट इन विच द ट्रस्टिंग डोमेन अलाउ द ट्रस्टेड डोमेन टू ऑथेंटिकेट यूजर्स। तो वही चीज़ें यहाँ पे फिर से ट्रस्ट वाला है, ऑथेंटिकेट कराना है नहीं कराना है, वो हम सारी चीज़ें यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा। अभी इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए काफ़ी सारे यहाँ पे हमको काम, सेवरल फायरवॉल एक्सेप्शन को अलाउ करना होता है और डिनाई करना होता है। ठीक है, तो चीज़ है सिक्योरिटी के लिए ही है और कुछ खास नहीं है। और इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आप ज़्यादा वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ कमेंट कीजिए इस वीडियो पे, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और मेरा ये नीचे यूआरएल है मेरे चैनल का, इसको आप अगर यूट्यूब पे डालेंगे तो मेरा चैनल भी जाएगा, वहाँ से और सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव है। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। टिल देन मेरे चैनल से सीखने के लिए कोशिश कीजिए, और प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना ना भूले, ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।